अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि यूनिट नंबर 16 जो आपकी बुक का दूसरा चैप्टर है वो हमारे पास चल रहा है। और इसमें हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज की हमारी टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, चार एप्लीकेशंस है: आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज हम इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, कोरिक का मतलब यानी कि हम जगह जो घेरती है वो, और उसको हम वैसे साइंस में वॉल्यूम कहते हैं। तो आइसोकोरिक नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है: द प्रोसेस द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी कि ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आता है कि अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोई से भी दो प्रोसेस पे, चार प्रोसेस है तो दो, कोई से भी दो पे ये आ सकता है। ठीक, तो अब हम कहते हैं कि पहले तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। अब डेरिवेशन, डेरिवेशन में मैं आपको पहले समझा देता हूं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें कवर किया हुआ है फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन से, यानी कि और गैस इसके अंदर मौजूद है। इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V है, V1 भी कह सकते हैं या V भी कह सकते हैं, और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। अब अगर हम इसको हीट करें, और हीट करेंगे तो वो हीट कहलाती है डेल्टा क्यू। यहाँ पे मैंने अपनी आसानी के लिए डेल्टा क्यू वी रख दिया है कि डेल्टा क्यू वी यानी कि पता चले कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अब हम इसको अगर हीट करेंगे तो गैस एक्सपैंड होना चाहेगी, लेकिन जैसी गैस एक्सपैंड होना चाहेगी हम उस पर मजीद प्रेशर रख देंगे, और बढ़ाए और बढ़ और रख देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे एक वेट है और यहाँ पे तीन वेट है। इसका मतलब है हमने प्रेशर इंक्रीज किया है। क्यों किया है? ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो अब इनिशियल प्रेशर अगर P1 है तो फाइनल प्रेशर हमारे पास क्या आया है? P2 आया है, ताकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। जो वॉल्यूम यहाँ था वही वॉल्यूम यहाँ था, तो वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, टेम्परेचर ऑब्वियसली जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है और T1 से टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो लिखेंगे, अब डेरिवेशन में पहले आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि consider some moles of a gas contained in a cylinder that is covered by a frictionless movable piston. Let P1 and T1 are the initial pressure and temperature of the gas. सही? If उसके बाद फुल स्टॉप के बाद if delta QV is the amount of heat absorbed by the system, if delta QV is the amount of heat absorbed by the system, then then its internal energy has increased, due to which its, its temperature has increased from T1 to T2। ये सब लिखना है आपने, ठीक। But due to increase in pressure, due to increase in pressure from P1 to P2, the volume of the gas will remain constant। सही है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, सो इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। सो इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। डेल्टा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप देखें क्या पिस्टन मूव हुआ है, क्योंकि जैसे ही पिस्टन मूव होने लगता था हम उस पर प्रेशर डाल देते थे, तो पिस्टन मूव नहीं हुआ है। यानी कि हमने कहा कि प्रेशर इंक्रीज करके हमने पिस्टन को अपनी जगह पर रखा है। तो जब पिस्टन अपनी जगह पे रहा है तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी, और वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? पुट डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू वी
हमने अपने लिए आसानी के लिए रखा है, हमें आगे के टॉपिक्स में काम आती है। और डेल्टा डब्ल्यू क्योंकि पी डेल्टा वी होता है, बट डेल्टा वी जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू की जगह जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन बिकम्स हमने डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू वी रख दिया है, डेल्टा यू मौजूद है और डेल्टा डब्ल्यू की जगह जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। इससे हमें क्या साबित होता है कि जितनी भी हमने हीट दी वो सब की सब यूज हो गई इनकेस इन इंटरनल एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि इट मींस फॉर आइसो के लास्ट में लिखेंगे, इट मींस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस ऑल द हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जितनी भी हमने हीट दी है वो सब की सब कन्वर्ट हो गई है किसमें, इंटरनल एनर्जी में। अब हमने ये भी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जब भी हमें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को एग्जामिन करना होता है तो हम पीवी ग्राफ बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वर्क डन क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो हमने कहा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, पीवी ग्राफ, और पीवी ग्राफ अगर इधर हम प्रेशर रख रहे हैं, इधर हम वॉल्यूम रख रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है, यस, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस तरह का बनेगा, ये इस तरह का बनेगा, इस तरह का, इस तरह का, ठीक। यानी कि इनिशियल प्रेशर कम है, सही है, P1 है, और फाइनल प्रेशर P2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीवी ग्राफ कैसा बन रहा है। अच्छा, इस पीवी ग्राफ को हम कहते हैं आइसोकोर। क्या कहते हैं, आइसोकोर। ये भी मैं लिखवा देता हूं। और ये हमेशा पैरेलल होता है किसके, प्रेशर एक्सेस के। तो यहां पे लिख देंगे द पीवी ग्राफ, लास्ट में लिखिएगा द पीवी ग्राफ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस is called isochore and it is parallel to the pressure axis। ठीक, तो ये हमारा मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबैरिक प्रोसेस। मैंने पहले भी कहा आइसो का मतलब सेम और बैरिक का मतलब फोर्स कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, इस तरीके से। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, पहले तो डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन में क्या आएगा, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच pressure on the system will remain constant is called isobaric process। यानी कि isobaric process में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो हमने कहा एक गैस को हमने सिलेंडर में रखा हुआ है और उसको कवर किया हुआ है फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन से। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अगर हम अब इसको हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो हमें पता है कि हीट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। अब पिछले प्रोसेस में हमने प्रेशर बढ़ा दिया था, यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, पिस्टन ऊपर भी जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये वर्क डन कहलाएगा। ठीक, यानी कि इसमें वर्क डन भी होगा और इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अब डेरिवेशन में क्या लिखेंगे कि let V1 and T1 are the initial volume and temperature of the gas contained in a cylinder that is covered by frictionless movable piston। सही है, ये लिख दिया। If delta QP is the amount of heat absorbed by the system, then its internal energy has increased, and at constant pressure P the gas expands and delta W is the work done by the system। Its volume becomes V2 and due to increase in internal energy the temperature becomes T2।
ये आपने लिख दिया। सही है, ये सारी चीजें मैंने बोल दी हैं, आप इसको लिख सकते हैं पॉज कर करके। सही है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पुट डेल्टा क्यू की जगह रख देंगे डेल्टा क्यू पी, और डेल्टा डब्ल्यू क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन हुआ है, और उसकी जगह कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। ये हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब हमने कहा द इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस आगे लिखिएगा। सो द इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन है, या इज रिटन बाय, यहाँ पे आ जाएगा P डेल्टा V। यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज जीरो नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वर्क डन भी हुआ है, और हीट एब्सॉर्ब भी हुई है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन अप्लाइड फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। और इसका जो अगर हम पीवी ग्राफ देखेंगे तो ये भी है, ये P है। तो पीवी ग्राफ इसका कैसा बनेगा, वो इस तरह का बनेगा, यानी कि पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। तो लिखेंगे द पीवी ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार एंड इट इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी कोई गैस एक्सपैंड होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जब भी कोई गैस कंप्रेस होती है तो कंप्रेस होने के नतीजे में उसकी एवरेज का मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इट मींस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो आगे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं क्या हमने किया है बेसिकली। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसकी डेरिवेशन, डेरिवेशन में पहले आपने वही लिखना है कि कंसीडर सम मोल्स ऑफ अ गैस contained in a cylinder which is covered by frictionless movable piston. Let P1 and V1 are the initial pressure and volume of the gas. सही है। अब अगर हम यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ तक तो लिख लिया, उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी, ऑब्वियसली गैस एक्सपैंड हुई। प्रेशर हमने P1 से रिड्यूस करके P2 कर दिया, गैस एक्सपैंड हो गई। अब हमें पता है कि जब गैस एक्सपैंड होती है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए हमें मामूली सी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी,
यानी कि डेल्टा क्यू टी हमने हीट दी, जिसकी वजह से क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करने से गैस एक्सपैंड हुई, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी थोड़ी सी, और वो कहलाएगी डेल्टा क्यू टी। और इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको देता हूँ कि आप शादी ब्याह में जब आप जाते हैं, जब वहां पे बफे लगता है, यानी कि जब वेटर्स खाना लगा रहे होते हैं, तो नीचे आके वो एक स्प्रिट लैम्प जलाते हैं, पानी डालते हैं पहले तो उसमें, और उसमें स्प्रिट लैम्प जलाते हैं। क्यों जलाते हैं वो? क्योंकि उन्हें टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। वो चाहते हैं कि खाना खाना देखें, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बढ़ाना है तो खाना जल जाएगा, कम भी नहीं करना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो स्प्लिट लैम्प जलाते हैं। तो वो एक एग्जांपल हो सकती है करीब तरीन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम गैस एक्सपैंड हो रही है, जब गैस एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा। तो वहां तक मैंने लिखवा दिया था, आगे उसके बाद लिखिएगा, इफ द प्रेशर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम P1 to P2, then the gas expands and its volume becomes V2. But in order to maintain temperature constant, delta QT is the amount of heat absorbed by the system. So it is an isothermal process. ये मैंने सब लिखवा दिया कि गैस एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। Then from first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U प्लस डेल्टा W। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने कहा हीट करने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, as the temperature remains constant. So delta U should be equals to 0. जब डेल्टा U 0 हो गया तो डेल्टा Q की जगह हम डेल्टा QT रख देंगे अपने। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, डेल्टा QT 0 प्लस डेल्टा W, और डेल्टा W की जगह हम P डेल्टा भी रख सकते हैं, और डेल्टा QT इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, ये हम रख सकते हैं। It means for isothermal process, all the heat absorbed by the gas will be converted into work done, यानी कि वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट द पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ क्या है, ये P है और ये V है। ये प्रोसेस कहलाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब प्रेशर हमने रिड्यूस किया, गैस एक्सपैंड हुई। इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। वो आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूं कि प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कम होगा, फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। और हीट करने के बजाय हम यहाँ पे हीट के हॉट रिजर्वायर की जगह कोल्ड रिजर्वायर रखेंगे, क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमें कोल्ड रिजर्वायर रखना जरूरी हो जाएगा। तो ग्राफ में दोनों के बता देता हूं कि अगर एक्सपेंशन में क्या हुआ है, प्रेशर हमने रिड्यूस किया है, प्रेशर रिड्यूस किया है तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। और बॉयल्स लॉ में भी यही ग्राफ बनता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा,
ये यूं हो जाएगा, ये क्या होगा, कंप्रेशन। ठीक, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ये इस तरह का होगा। ठीक, ये इस तरह का होगा। तो अब हम कहेंगे कि द पीवी ग्राफ is a continuous curve for isothermal process and it is called isotherm। और इसमें ये एक्सपेंशन का है और ये कंप्रेशन का। अब हम नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट चेंज इन हीट ना हो, नहीं यानी कि ना ही सिस्टम में हीट एब्सॉर्ब हो, ना ही सिस्टम से हीट इवॉल्व हो, यानी कि ना सिस्टम एक्सेप्ट करे ना रिजेक्ट करे, नो हीट फ्लोज। तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लोज इन और आउट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा ना ही सिस्टम से हीट इवॉल्व होगी, तो हम कहेंगे डेल्टा क्यू जीरो, नो चेंज इन हीट। अब हमने कहा कि इसकी डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, डेरिवेशन में हम कहेंगे कि हमने कहा कि गैस है, इसका इनिशियल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। हमने प्रेशर को रिड्यूस किया, P1 से रिड्यूस करके P2 कर दिया। गैस क्या होगी, गैस एक्सपैंड होगी। गैस एक्सपैंड होगी तो क्या होगा बताएं, टेम्परेचर क्या होगा, लास्ट में क्या पढ़ा था, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब इससे पिछले प्रोसेस में तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए उसको थोड़ा सा हीट कर लिया था, लेकिन क्योंकि अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, अब हम हीट इसमें एंटर नहीं करवा सकते, क्योंकि नो हीट इन्वॉल्व, नो चेंज इन हीट इन्वॉल्व। इसका मतलब ना ही सिस्टम में हीट आ सकती है ना ही सिस्टम से हीट जा सकती है। तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, गैस एक्सपैंड हो जाएगी। सही है, गैस एक्सपैंड हो जाएगी। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है कंप्रेशन, कि इनिशियल प्रेशर ज्यादा हो, हम प्रेशर बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो एडियाबैटिक भी दो किस्म के प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। मैं दोनों की इक्वेशन करा देता हूं, एक्सपेंशन समझा के आखिर में कंप्रेशन की वीडियो भी इक्वेशन भी बता दूंगा और ग्राफ भी दोनों के समझा देता हूं। तो डेरिवेशन में लिखेंगे, let P1, V1 and T1 are the initial pressure, volume and temperature of the gas contained in a cylinder which is covered by frictionless movable piston। सही है। If इसके बाद फुल स्टॉप के बाद, if the pressure has reduced from P1 to P2 then the gas expands and its temperature has decreased from T1 to T2 and volume increases from V1 to V2। Then from first law of thermodynamics, डेल्टा Q क्या हो जाता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बाद लिखेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट क्या है, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा Q की जगह हम रख देंगे जीरो। जब डेल्टा Q जीरो हो गया तो यहां पे आ जाएगा जीरो, यहां पे आ गया जीरो। जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और हमने क्या कहा, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। कम एक्सपेंशन में हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, गैस एक्सपैंड हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। और जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा,
वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड टेम्परेचर हैज इंक्रीज। तो अगर मैं कहूं फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करूं तो डेल्टा यू कम हो रहा है क्योंकि एक्सपेंड होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी भी रख सकते हैं, चलें। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन बन गई। बट फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करें तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो इसमें आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक जुमला लिख सकते हैं, वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी खर्च होगी तो वर्क डन होगा। और ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, ये माइनस में होगा, डेल्टा डब्ल्यू माइनस में होगा और डेल्टा यू पॉजिटिव में होगा क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये सही कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब पीवी ग्राफ क्या बनेगा, पीवी ग्राफ में हम ये कहेंगे कि देखिए एक्सपेंशन में डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है और कंप्रेशन में डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है। तो अगर हम पीवी ग्राफ को बनाते हैं, ये स्टीपर देन आइसोथर्म होता है, ये एक्सपेंशन का, और इसका उलट ये कहलाएगा कंप्रेशन का। इस ग्राफ को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज स्टीपर देन आइसोथर्म। स्टीपर का मतलब ज्यादा गहरा, आइसोथर्म, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये चारों प्रोसेस हो गए। आज का लेक्चर कैसा लगा, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।